हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लेशन को। इसमें हम देखेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एंड मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। अब देखिए, इन्फ्लेशन को हम लेमैन टर्म में कहें तो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। Inflation is defined as a rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइसेस हैं उनमें कितना राइज हो रहा है, वह इन्फ्लेशन है। इफ द प्राइस ऑफ वन गुड हैज गॉन अप, इट इज नॉट इन्फ्लेशन। हाउएवर व्हेन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ गुड्स हैव गॉन अप, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब देखिए, जैसे मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस राइज हो रहे हैं तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। जब मार्केट में मोस्ट ऑफ गुड्स मेनली डेली यूज के जैसे प्रोडक्ट होते हैं, दूध, दही, आटा, गेहूं, चावल, इन सभी के प्राइस में जब इंक्रीमेंट होता है तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो जनरली इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ कंडीशन ऑफ प्राइस राइज। देखिए, जब महंगाई बढ़ी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ एंड जब महंगाई घट रही है तो इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है। The reason of price rise can be classified under two ways. First, increase in demand and second, reduced supply. तो फर्स्ट टर्म क्या दी गई है? इंक्रीज इन डिमांड। देखिए, मार्केट में जब प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है तब आप देखते होंगे कि मार्केट में उस प्रोडक्ट के प्राइस राइज हो गए, और जब मार्केट में प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो जाती है तब भी प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे हम समर्स में देखते हैं, कूलर, एसी, फैन, इनकी डिमांड अचानक से हाई हो जाती है तो समर में इनके प्राइस भी हाई हो जाते हैं। एंड जैसे आपने अभी देखा होगा कि अनियन और टमाटो, इनके प्राइस अचानक से राइज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन वेजिटेबल्स की सप्लाई मार्केट में कम हो गई है ड्यू टू क्रॉप फेल्योर और एनी अदर रीजंस। अब जैसे प्राइस राइज होते हैं वैसे ही प्राइस फॉल भी होते हैं। तो फॉल इन जनरल लेवल प्राइसेस के लिए टू टर्म्स दी गई है। फर्स्ट टर्म इज डिसइन्फ्लेशन एंड सेकेंड टर्म इज डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। डिसइन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि डिसइन्फ्लेशन में जो जनरल प्राइस लेवल है वह एज कंपेयर टू कम हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको काफी रिलीफ मिल जाता है एंड कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। डिफ्लेशन इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर कंटिन्यूअस प्राइसेस में फॉल देखा जा रहा है तो ऐसी कंडीशंस में स्लो डाउन एंड रिसेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफ्लेशन क्या है? व्हेन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इज फॉलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन की टर्म को यूज नहीं करते हैं। उन्होंने प्राइस राइज और प्राइस फॉल के लिए एक ही टर्म को कंसीडर किया है, जो है इन्फ्लेशन। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है एंड जब प्राइस घट रहे हैं तो इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन परसेंटेज। इन्फ्लेशन को परसेंटेज में मेजर किया जाता है। सपोज लास्ट ईयर किसी प्रोडक्ट के प्राइस थे 100 रुपीज एंड आफ्टर 1 ईयर इसके प्राइस हो गए हैं 120 रुपीज। तो इसमें कितना प्राइस राइज हुआ? 20% का। तो इसको हम कहेंगे कि 20% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडेक्सेस विच आर टू काइंड्स। अब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर मेजर किया जाता है। फर्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड सेकेंड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। अब देखिए, WPI एंड CPI, इस लेक्चर में बस इनकी टर्म को याद रख लीजिए। WPI क्या है, CPI क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स एक पर्टिकुलर डेट से नेक्स्ट ईयर पर्टिकुलर डेट तक इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। Point to point means that the refers dates for the annual inflation is January 1st to January 1st of 2 consecutive years, not for the January 1st to December 31st for the concerned year. इन्फ्लेशन को मेनली 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो हम नेक्स्ट देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई पुल्स अप प्राइसेस। जब डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है तो उससे प्राइस राइज हो जाते हैं। अब यह मिसमैच कैसे होता है? आइदर द डिमांड इंक्रीजेस ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई और द सप्लाई डिक्रीजेस विद द सेम लेवल ऑफ डिमांड। जैसे मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई सेम है और उसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है तो प्राइस राइज हो जाएंगे उस प्रोडक्ट के। अगर मार्केट में डिमांड सेम है और उसकी सप्लाई में शॉर्टेज हो गई है तब भी उसके प्राइस राइज हो जाएंगे।
तो इस कंडीशन को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। In practice, the government keep tracking the demand supply metrics to check the inflation. गवर्नमेंट सप्लाई और डिमांड के मैट्रिक्स को कंटिन्यू ट्रैक करते रहते हैं टू चेक द इन्फ्लेशन। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, द गुड्स इन शॉर्ट सप्लाई आर इम्पोर्टेड, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीज्ड एंड वेजेस रिवाइज्ड। अब देखिए, जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो अगर मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करेगी ताकि उसकी सप्लाई को मेंटेन किया जा सके। और क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्रीज्ड, बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होगी तो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, उससे भी डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है वेज रिवाइज्ड। की नेशन स्कूल सजेस्टेड टू टैकल द डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। की नेशन ने डिमांड पुल इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए सजेस्ट किया है कि जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कंडीशन हो तो आप टैक्सेस को इंक्रीज कर दीजिए और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रिड्यूस कर दीजिए। अब टैक्सेस को इंक्रीज करने से क्या होगा, जैसे आपकी इनकम टैक्स को इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या होगा, आपके पास मनी शेविंग कम होगी, उससे आपकी परचेजिंग पावर घट जाएगी। एंड सेकेंड है रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में क्या है, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाती है जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेनिफिट्स होता है। जैसे सपोज गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम चला रही है, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट्स फ्री है, तो कंज्यूमर्स के कहीं ना कहीं इनकम सेव हो रही है क्योंकि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन पे खर्च कम करना पड़ रहा है। अगर यह स्कीम को गवर्नमेंट बंद कर देती है तो कंज्यूमर्स पे बर्डन बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा तो जो मनी मार्केट में स्पेंड कर रहा तो उसकी वो सेविंग्स मेडिकल पर खर्च होने लगेगी। तो इस तरीके से भी डिमांड को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज एन इन्फ्लेशन इन फैक्टर कॉस्ट पुशेस अप प्राइसेस। फैक्टर कॉस्ट क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फैक्टर कॉस्ट जो प्रोडक्शन में इनपुट कॉस्ट होती है, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अगर ये सभी इंक्रीज हो जाती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट की अल्टीमेट कॉस्ट होगी वह भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी को कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। द प्राइस राइज विच इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए की नेशन ने 2 मेजर्स दिए हैं, एक है डायरेक्ट मेजर, एक इनडायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर्स में क्या है, टू कंट्रोल ऑन प्राइसेस एंड इनकम्स। जो फैक्टर कॉस्ट बढ़ रही है अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगी, और कंज्यूमर्स की इनकम को कंट्रोल कर लिया जाए, जैसे कंज्यूमर्स की इनकम को कम कर दिया जाए। कैसे कम कर सकते हैं, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, सेस लगा दिया, इन सभी मेथड से अगर कंज्यूमर्स की इनकम को कम कर दिया जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। ये तो है डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है, to reduce the monopoly power of trade unions as indirect measure to check this। अब देखिए, जब की नेशंस की थ्योरी आई तब ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे ट्रेड यूनियंस थे, आज भी होते हैं, जैसे आप रेलवे वगैरह में देखिए ट्रेड यूनियंस होते हैं। जो ट्रेड यूनियंस थी वह स्ट्राइक कब कर दी थी, जब उन्हें मेनली अपनी सैलरी को इंक्रीज करना हो या कोई इंश्योरेंस बेनिफिट चाहिए, तब ट्रेड यूनियंस क्या करती थी, स्ट्राइक कर देती थी। अब जब सैलरी में इंक्रीमेंट होगा तो फैक्टर कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। तो ट्रेड यूनियन की जो मोनोपोली थी उसको अगर कम कर दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन से बचा जा सकता है। अब देखिए, ये तो हो गया है पुराने मेथड। इन करंट इकोनॉमीज द गवर्नमेंट यूज मैनी टूल्स टू चेक इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल, वेज रिविजन्स एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन पर टैक्स लगते हैं उनको कम कर देते हैं, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, कस्टम ड्यूटी कम कर दी, उस वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है। अब नेक्स्ट है हमारा मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो इन्फ्लेशन कब होता है, एक तो जब डिमांड बढ़ जाती है, सेकंड जब सप्लाई कम हो जाती है, और थर्ड फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट है हमारा डिमांड साइड मेजर। यह 2 टाइप्स की है। फर्स्ट, कंज्यूमर आर अपील्ड टू कट बैक द कंजम्पशन। जब डिमांड इंक्रीज हो गई है तो कंज्यूमर्स उनके कंजम्पशन को कम कर दें, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर जिसके पास पैसे हैं तो वह कहता है मैं क्यों कंजम्पशन कम करूं,
एंड जो इसेंशियल गुड्स हैं जैसे दूध, दही, आटा, दाल, चावल, इसमें कंज्यूमर्स कटौती नहीं कर पाता है। तो इस वजह से दिस मेथड इज फेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। सेकंड है रेगुलेट मनी फ्लो। मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ा के या घटा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे जब डिमांड अचानक से बढ़ गई है तो मनी की सप्लाई को कम कर दिया जाए। मनी की सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई टाइम टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसीज को रिवाइज करते रहते हैं। अब देखिए, इन्फ्लेशन के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मॉनेटरी पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मनी का फ्लो बढ़ाया घटाया जाता है। सेकेंड मेजर है सप्लाई साइड। इंक्रीज इन सप्लाई आइटम शोइंग इन्फ्लेशन। जब मार्केट में सप्लाई कम हो गई है तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आपको मार्केट में सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। अब सप्लाई कैसे बढ़ेगी? या तो प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए या फिर बाहर से इंपोर्ट कर लीजिए। अब प्रोडक्शन को तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता, और इंपोर्ट भी अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें 2-3 मंथ्स का टाइम लग जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि मार्केट में सप्लाई को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम लग जाता है। थर्ड है कॉस्ट साइड मेजर। इसमें है एक शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन। शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन में क्या है? कटिंग टैक्सेस। जैसे आप कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज को कम कर देते हैं। यह शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होगी? जब फैक्टर कॉस्ट आपकी कम होगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। अब हम इन्फ्लेशन के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, WPI, CPI एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। So thank you for watching this video. I hope you like it. If you like it, please like this and share it.